Hello everyone, today we are going to discuss about G6PD deficiency. G6PD is glucose 6-phosphate dehydrogenase. उसकी डेफिशिएंसी होने की वजह से हमारी अंदर अनीमिया होता है, मेजरली इंट्रावास्कुलर होता है, कुछ एक्सटेंट तक एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस भी होती है, लेकिन क्यों होता है हम लोग डिस्कस करते हैं। जो हमारा ग्लूटाथायोन होता है वो हमें ऑक्सीडेंट से बचाता है। कैसे बचाता है? उसकी जो नेचुरल फॉर्म होती है दैट इज़ रिड्यूस्ड फॉर्म। तो रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन जो है वो कोई भी ऑक्सीडेंट को लेता है, जैसे कि H2O2 है, उसे लेगा और इट विल itself convert into oxidized glutathione। अब दोबारा कोई ऑक्सीडेंट आया, कोई स्ट्रेस आया, तो फिर ये जो ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन है वो क्या करता है, वो अपने आप को वापस से रिसाइकिल करता है, वो वापस से कन्वर्ट करता है रिड्यूस्ड फॉर्म में और दोबारा वो रेडी हो जाता है हमारी बॉडी को ऑक्सीडेंट से बचाने के लिए। अब ये जो काम है रिसाइकलिंग का, उसके लिए हमारे अंदर NADPH होना चाहिए। अब NADPH कैसे बनता है? जैसे कि G6P है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, वो कन्वर्ट होता है 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में इन द प्रेजेंस ऑफ G6PD। अब ये जो रिएक्शन जब होती है G6PD की प्रेजेंस में, तब NADP जो है वो कन्वर्ट होता है NADPH में। मतलब हम कह सकते हैं कि जब G6PD की डेफिशिएंसी थी, ये नहीं है G6PD, तब क्या हो रहा है कि NADPH भी फॉर्म नहीं हो रहा है। मतलब NADP है लेकिन NADPH नहीं फॉर्म हो रहा है, और अगर NADPH नहीं फॉर्म हो रहा है मतलब ये जो रिएक्शन है ये रिसाइकलिंग वाली ये भी नहीं हो रही है। मतलब कि रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन जो है वो नहीं फॉर्म हो रहा। एक बार ग्लूटाथायोन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया, उसने हमें बचा लिया, दूसरी बार क्या होगा कि वो अपनी रिसाइकलिंग नहीं कर पाएगा, वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में ही रहेगा, रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन विल नॉट बी देयर। अब बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वगैरह आया वाली सिचुएशन आई, तो ऑक्सीडेंट्स ने क्या किया, हमारे रेड सेल्स को उसने डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, उसे अटैक करना शुरू कर दिया। तो रेड सेल्स के अंदर आते हैं हमारे हीमोग्लोबिन। वो क्या करते हैं, हमारी हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज करते हैं। जब हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन ही तो है, तो बिकॉज ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्या होगा कि उसमें डीनेचुरेशन आएगी, उसका जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो डीनेचर हो जाएगा और साथ में प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। उसकी प्रेसिपिटेशन होने की वजह से इंट्रा सेलुलर इंक्लूजन बनेंगे, सेल के अंदर एक इंक्लूजन बनेगी, दैट इज नोन एज हाइंस बॉडी। ये जो हाइंस बॉडी है ये हमारे RBC के मेम्ब्रेन को डैमेज कर सकती है, इट विल डैमेज द RBC मेम्ब्रेन, और उसका मतलब है दैट इट विल कॉज इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस, कि हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जो है हिमोलिसिस हो रही है इंट्रावास्कुलर। अब ये जो हाइंस बॉडीज़ हैं जो कि हीमोग्लोबिन की प्रेसिपिटेटेड फॉर्म है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ये जब उसके अंदर से स्प्लीन के अंदर से निकलती है, तो जब ये स्प्लीन के अंदर से निकलेगी तो स्प्लीन के अंदर है हमारे मैक्रोफेजेस, राइट। अब स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस जो हैं वो इसको लेंगे, ये वाले जो, जैसे मान लो ये हमारा RBC है और यहाँ पे ये हीमोग्लोबिन के ऐसे क्लस्टर्स पड़े हैं, हीमोग्लोबिन का प्रेसिपिटेट पड़ा है, दैट इज़ हाइंस बॉडी। अब ये जो मैक्रोफेजेस आया, यहाँ पे मान लो मैक्रोफेज ये आया, इसने क्या किया, यहाँ से चक्की मार ली, यहाँ से इतना सा जो पार्ट था वो उसने खा लिया, ये वाला पार्ट खा लिया। तो हमारा जो सेल है उसकी शेप ऐसी कुछ आती है, जैसे कि किसी ने यहाँ से बाइट लिया हो, जैसे एप्पल को बाइट करते हैं ना, वैसा एक शेप आ जाता है कि बाइट लियो मैक्रोफेजेस ने। सो दीज आर नोन एज बाइट सेल्स। हो सकता है जो स्प्लीनिक माइक्रोफेजेस हैं वो सारा का सारा RBC ही खा जाएं, तो अगर वो उस केस में अगर वो सारा का सारा खा जाएं तो दैट विल लीड टू एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस। लेकिन वो सारा नहीं खाते, मेजरली वो सिर्फ वो वाला पार्ट खा लेते हैं, वो वाला डिस्ट्रॉय कर लेते हैं जो पार्ट में हमारा हाइंस बॉडी है, दैट विल लीड टू बाइट सेल्स फॉर्मेशन। तो एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस कुछ हद तक होता है लेकिन नॉट मेजरली। G6PD जीन है वो होता है हमारा X क्रोमोसोम पे, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो मेल्स हैं वो तो इक्वली इफेक्टेड होंगे, लेकिन जो फीमेल्स हैं वो हेट्रोजाइगस होते हैं, उनके अंदर 2 X क्रोमोसोम्स आते हैं। अब कौन सा क्रोमोसोम जो है वो इनएक्टिवेट हो जाए ये तो हमें नहीं पता ना, वो तो जो रैंडम ही इनएक्टिवेशन होती है एक X क्रोमोसोम की, जो बार बॉडी की फॉर्मेशन होती है, वो इनएक्टिवेशन जो होती है वो रैंडम होती है हेट्रोजाइगस में। तो फिर हो सकता है कि एक जो रेड सेल की पॉपुलेशन है वो बने नॉर्मल, एक बने एबनॉर्मल। तो इस केस में जो कैरियर्स फीमेल्स होती हैं मोस्टली वो एसिम्प्टोमेटिक ही रहती हैं। अब इसके अंदर 2 वेरिएंट्स होते हैं ये प्रॉब्लम के अंदर, अफ्रीकन वेरिएंट और मेडिटेरेनियन वेरिएंट। अफ्रीकन में क्या होता है कि माइल्डली रिड्यूस्ड हाफ लाइफ होती है, किसकी, G6PD की, और मेडिटेरेनियन वेरिएंट में मार्केटली बहुत ज़्यादा कम रिड्यूस्ड हाफ लाइफ होती है। कॉजेज़ क्या हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के, क्योंकि ऑक्सीडेंट्स बन रहे हैं, क्यों होते हैं, तो दैट इज़ इन्फेक्शन,
फीवर ड्रग्स, फावा बीन्स। अब ये जो ड्रग्स हैं उसमें हम एंटी मलेरियल ड्रग्स को इंक्लूड कर सकते हैं, सल्फोनामाइड्स को इंक्लूड कर सकते हैं, एस्पिरिन की अगर ज़्यादा ही अमाउंट दे दी उसको भी हम लोग कह सकते हैं कि वो ऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दीज आर द कॉजेज ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। क्या होता है कि या तो वो अंदर का एंडोजीनस एक्सोजीनस कोई भी ऑक्सीडेंट है, चाहे वो बाहर से आया हुआ हो चाहे वो अंदर का हो, नॉर्मली वो क्या करते हैं, नॉर्मली ग्लूटाथायोन इसे इनएक्टिवेट कर देता है, रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन। लेकिन जब रिड्यूस नहीं है तो ये क्या करते हैं, ये जो इन्फेक्शन हुई है, कोई भी इन्फेक्शन हुई है, वो क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, मैक्रोफेजेस को स्टिमुलेट करता है। इन्फेक्शन जो है वो इंड्यूस करता है मैक्रोफेजेस को कि वो ऑक्सीडेंट रिलीज़ करे। अब ये जो ऑक्सीडेंट रिलीज़ हुआ है ये तो हमारे अंदर ही हुआ है, दिस इज़ एंडोजीनस। एक्सोजीनस मतलब ऑक्सीडेंट बाहर से आना, एंडोजीनस मतलब हमने खुद बनाया। अब मैक्रोफेजेस ने ये ऑक्सीडेंट खुद बनाया ताकि वो इन्फेक्शन को कॉम्बैट कर सके, उससे लड़ सके। लेकिन ये ऑक्सीडेंट हमें ना नुकसान पहुंचाए इसके लिए हमारे पास ग्लूटाथायोन था, लेकिन अब नहीं है। तो ये जो ऑक्सीडेंट है ये अब क्या करेगा, हमारे रेड सेल्स को अटैक करेगा। पेरिफेरल स्मीयर में हमें बाइट सेल्स दिखते हैं। हमने देखा बाइट सेल्स क्या होते हैं कि जो हाइंस बॉडीज़ हैं वहाँ वाली साइड से, वो वाली साइड से उसको खा जाते हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ से किसी ने बाइट किया है, तो दैट इज़ नोन एज बाइट सेल्स। साथ में रेक्टिक का परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है। रेक्टिक परसेंटेज होता है रेटिकुलोसाइट्स। रेटिकुलोसाइट्स होते हैं वो आरबीसीज के प्रिकर्सर्स होते हैं। हमारी बोन मैरो जो है ना वो बहुत काम करती है कि आरबीसीज बढ़ जाएं, लेकिन आरबीसीज जो बनते हैं वो ख़राब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीडेंट्स। उनके बाहर जाके प्रॉब्लम आती है। प्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं थी, प्रोडक्शन सही हो रही है, बोन मैरो सही काम कर रही है, लेकिन हमारे पेरिफेरल ब्लड में प्रॉब्लम आ रही है। तो दिस विल लीड टू रेक्टिक परसेंटेज, मतलब जो रेटिकुलोसाइट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। बोन मैरो अपने आरबीसीज को बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही है, तो रेक्टिक परसेंटेज इज इंक्रीज्ड। बेस्ट सीन इन रेटिक स्टेन है, जो हाइंस बॉडी हमें बोलते हैं कि जो ऑक्सीडेंट हीमोग्लोबिन है वो हमें रेटिक स्टेन में स्पेसिफिकली दिख सकता है। साथ में हीमोग्लोबिन यूरिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि आरबीसीज अगर टूटेंगे, हमने बोला ना कि ये जो ऑक्सीडेंट्स हैं वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं आरबीसी की मेम्ब्रेन को, तो आरबीसीज जब टूटेंगे उसके अंदर से निकलेगा हीमोग्लोबिन। अभी जो हीमोग्लोबिन निकला है दैट विल बी इन ब्लड एज वेल इन यूरिन, सो इट विल लीड टू हीमोग्लोबिन यूरिया। हमारा जो नॉर्मल आरबीसीज होते हैं वो 120 डेज़ का उसका लाइफ स्पैन होता है। अगर हम यहाँ पे लिखें 30, 60, 90, 120। अफ्रीकन वाले केस में क्या होता है कि जो आरबीसीज की जो G6PD है ना उसका जो हाफ लाइफ है, हमने बोला माइल्डली रिड्यूस्ड होती है, लेकिन इस केस में हमने क्या कहा मेडिटेरेनियन केस में कि वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है हाफ लाइफ। अफ्रीकन के केस में अगर ऑक्सीडेंट आता है तो वो ओल्डर सेल्स को अटैक करता है, मतलब 120 डेज़, जिनका 90 to 120 डेज़ के बीच में जो गैप होता है उस टाइम पीरियड में जो ओल्डर सेल्स हैं उसके अंदर G6PD जो है वो नहीं होता, वो डेफिशिएंट होता है। लेकिन मेडिटेरेनियन के केस में सारे, ऑलमोस्ट सारे, बस जो न्यू वाले सेल्स हैं ना वो रहते हैं, उनके अंदर G6PD होता है, लेकिन बाकी सब में, इन सब में G6PD की डेफिशिएंसी होती है क्योंकि इनमें मार्केटली डिक्रीज्ड है हाफ लाइफ। तो इनमें न्यू सेल्स में होगा G6PD, लेकिन अफ्रीकन में सब में होगा, बस ओल्डर सेल्स में नहीं होगा। So yeah, this was all about G6PD deficiency. If you have any query regarding this topic, you can ask. And if you like the video, please subscribe. Thank you.